हेलो, वेलकम टू लीगल दोस्त। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैं इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ प्रैक्टिसिंग। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विल यानी कि वसीयत। कैन एन एग्जीक्यूटेड विल बी चेंज्ड पार्शियली और कंप्लीटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन? क्या अगर हमने सेक्शन 18 के माध्यम से एक जो आपको बोला गया था कि भाई विल ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन कराने का, तो आपने अपना अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, आपने विल रजिस्टर करा दी, तो क्या अब मैं उसको बाद में चेंज कर सकता हूँ? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। विल रजिस्टर कराना ना कराना आपकी ऑप्शन है। आपने करा दिया, उसके बाद थ्रू कोडिसिल या फिर सब्सिक्वेंट एक नई विल बना के भी आप उस विल को या तो चेंज या फिर न्यू विल बना सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है आपको। सेक्शन 62 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो बोलता है कि अ विल इज लायबल टू बी रिवोक्ड or altered by the maker of it at any time when he is competent to dispose his property by will। यानी कि जब तक आप जीवित हैं आप कभी भी अपनी विल को चेंज, ऑल्टर या फिर रिवोक करके नई विल बना सकते हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने पहली विल रजिस्टर करी और बाद में एक कोडिसिल बनाया, तो क्या वो भी मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा? तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि क्योंकि विल को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, तो अगर एक बार ही आपने पहली विल रजिस्टर कराई तो उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर पार्ट बनाया, कोडिसिल बनाया, तो उसको कराना या ना कराना भी आपकी ऑप्शन ही है। ऐसा नहीं कि एक बार ही करा दिया तो दोबारा करवाना पड़ेगा। तो ये हमेशा आपकी ऑप्शन रहती है। बट यहाँ पे एक एडवाइस हमारी ये रहती है कि अगर आपने पहला पार्ट विल बना के रजिस्टर कराया है तो आप दूसरी बारी भी रजिस्टर इसलिए करा लें क्योंकि प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो एक प्रिजम्पशन ऐसा ड्रॉ होता है कि भाई आपने अगर पहले कराई थी तो अब क्यों नहीं कराई। एक ऑल्दो ये मतलब लीगली आप कराएं या ना कराएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन एडवाइजेबल प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये एडवाइजेबल रहता है कि आप सब्सिक्वेंटली भी करा लीजिए उसे। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो क्या स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी विल पे? जैसे आपकी सेल डीड वगैरह पे आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं। इंडियन स्टाम्प एक्ट या फिर किसी भी स्टेट का जो स्टाम्प एक्ट है उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि विल रजिस्टर कराते हुए उसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी पेएबल हो। ठीक है, तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई अगर जैसे विल के पहले मैं बता दूं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो टेस्टेटर जो विल बनाता है, एक बेनिफिशियरी जिसको उस विल से कोई बेनिफिट मिल रहा, और तीसरा एग्जीक्यूटर कि जो विल में जिसको विल टेस्टेटर के मृत्यु के बाद जो विल को एग्जीक्यूट करेगा, जो विल के अंदर आपने टेस्टेटर ने चीज़ें लिखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो बेनिफिशियरी को उसको बेनिफिट दिलवाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटर। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्या अगर ये परमिसिबल है कि टेस्टेटर विल के थ्रू विटनेस को या एग्जीक्यूटर को कोई बेनिफिट दे? लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं एज ए विटनेस हूँ और मेरे ही नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है विल के थ्रू, तो क्या वो विल वैलिड रहेगी? तो इसका सीधा सीधा ये जवाब है कि सेक्शन 67 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो ये बोलता है कि भले ही विटनेस को कोई बेनिफिट मिल रहा है विल से, इससे विल इनवैलिड नहीं हो जाती, और वो विटनेस उस विल को अगर कभी कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो वो विटनेस उस विल के लिए गवाही भी दे सकता है। वो विल इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि भाई विटनेस को या एग्जीक्यूटर को कुछ बेनिफिट मिला है। लेकिन दूसरी चीज़ जो सेक्शन 67 ये भी कहता है कि जो विटनेस है और जो एग्जीक्यूटर है उनके फेवर में कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। अब अगर सेक्शन 67 को प्लेनली पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई विल तो वैलिड है, अगर आप विटनेस या एग्जीक्यूटर को कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो विटनेस या एग्जीक्यूटर को मिल रहा है वो नहीं मिल सकता, इसमें ऐसा लिख दिया है। लेकिन अगर आप सेक्शन 67, 68, 57 और 58 पढ़ेंगे, चारों की कंजॉइंट रीडिंग से आपको ये समझ आएगा कि ये जो पार्ट है सेक्शन 67 का दूसरा, ये हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इसके अंदर हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इनके ऊपर ये सेकंड वाला पार्ट नहीं लगता। तो आप कोई भी बेनिफिशियरी अगर आप बनाते हैं विटनेस को या
एग्जीक्यूटर को, तो दैट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। अब यहाँ पे दो ये वैलिड है जो मैंने आपको बताया, ये चारों सेक्शन पढ़ के ये हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप विटनेस को इंडिपेंडेंट रखिए, जिसके फेवर में आप विल के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी मूवेबल इमूवेबल एसेट दे रहे हैं उसको विटनेस या एग्जीक्यूटर ना बनाए, तो जनरली वो विल की प्रिजम्पशन जब प्रूफ करनी पड़ती है, जेन्युइननेस ऑफ विल, उसमें फ़ायदा देता है आपको। अब अगली चीज़ आती है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टी आप एक विल के माध्यम से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, मतलब किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 30 जो है आपका, वो ये बोलता है कि कोई भी हिंदू अपनी विल से या किसी भी टेस्टेमेंटरी डिस्पोजिशन से अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ट्रांसफ़र डिवॉल्व कर सकता है। ये सेक्शन 30 हिंदू सक्सेशन एक्ट का था जो मैंने अभी पढ़ा। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। पहली चीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको सबको पता है भाई, जैसे कोई भी आपका मकान है, प्लॉट है, कुछ भी आप विल के थ्रू विल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और विल के थ्रू किसी को भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए आपका घर, मकान, प्लॉट कुछ भी लीज पे है। अब लीज होल्ड राइट आपका जो है, क्या वो आप दे सकते हैं विल के थ्रू? बिल्कुल दे सकते हैं आप विल के थ्रू। इसमें जो आपकी मान लीजिए 30 साल की लीज है, अब आप 15 साल के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती है विल के थ्रू बेनिफिशियरी को, तो वो बेनिफिशियरी आपकी ही पोजीशन ले लेगा उस लीज डीड के अंदर, और जो बेनिफिट्स आपके थे, जो राइट्स आपके थे, वो ही उस बेनिफिशियरी को मिल जाएंगे, और वो भी गवर्न होगा उन्हीं टर्म्स के साथ जो लीज डीड में है। दूसरी चीज़ आती है जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसमें से एक आदमी अपनी विल बना के किसी और को दे देता है, तो यहाँ पे वो उतना ही पार्ट किसी और को दे सकता है जितना हिस्सा उसका उस प्रॉपर्टी में है। ऐसा नहीं कि वो पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे विल कर दे, वो उतनी ही पार्ट किसी के नाम पे विल के थ्रू दे सकता है जितना उसका हिस्सा है उस जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी में। फिर इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, अपार्टमेंट एसोसिएशंस होते हैं, उसमें फ्लैट्स होते हैं। तो हम सभी ने देखा होगा खरीदते वक्त फ्लैट, वहाँ पे हमसे नॉमिनेशन फॉर्म, सर्वाइवरशिप फॉर्म भरवाया जाता है। तो लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या अगर हमने वहाँ पे नॉमिनी लिख दिया या सर्वाइवर अपना किसी को मेंशन कर दिया, तो हमारी मृत्यु के बाद क्या वो फ्लैट, क्या वो अपार्टमेंट उसको चला जाएगा? तो यहाँ पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया और ये बोला कि जो नॉमिनी है उसको एज अ ट्रस्टी राइट मिलता है, और अगर आपने मान लीजिए एक्स को नॉमिनी बना दिया और वाई के नाम पे विल कर दी, तो एक्स को अगर वो आपकी मृत्यु के बाद मिलती है प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी पे एज अ ट्रस्टी रहेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ वाई, क्योंकि आपने वाई के नाम पे विल करी है। ये चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपके इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि शेयर्स हो गए, डीमैट अकाउंट में आपने बॉन्ड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स की जो भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें भी नॉमिनी आप जो सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सेम जो मैंने अभी आपके साथ अपार्टमेंट्स और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पॉइंट डिस्कस किया, यहाँ पे भी सेम ही प्रिंसिपल लागू होता है। अब क्या प्रोसीजर है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स का डिजीज डिपॉजिटर्स के लिए? यहाँ पर आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर है जुलाई 1, 2015 का, जो ये बोलता है कि जैसे आपके बैंक में मान लीजिए बैंक बैलेंस हो गया, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी जैसे बैंक में भी नॉमिनी या सर्वाइवर आप लिखवाते हैं, तो क्या वो बैंक बैलेंस उस नॉमिनी को मिलेगा या फिर वो विल में जिस व्यक्ति के नाम पे किया हुआ है उसको मिलेगा? और बैंक की लायबिलिटी कहाँ तक है? बैंक को उस नॉमिनी को देना है या बैंक को आपको ये बोलना है कि कोर्ट ऑर्डर लेके आओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा? तो इसमें आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि बैंक की लायबिलिटी एक नॉमिनी को लीगली उसका डिसीज्ड व्यक्ति का बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट का जो भी है वो ट्रांसफ़र करके बैंक की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है,
लेकिन जो नॉमिनी है, एज हमने डिस्कस किया था, वो एज ए ट्रस्टी ही रहता है उसके ऊपर। अब बैंक को बस ये ध्यान रखना रहता है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई इसको नॉमिनी को नहीं देना और इस फलाने व्यक्ति को देना है, तो बस बैंक को ये ड्यू डिलिजेंस करनी है कि भाई जिसके नाम पे कोर्ट का ऑर्डर हो उसको दे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बैंक का एक नॉमिनी को बैंक बैलेंस ट्रांसफर करना इज सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ बैंक ड्यूटीज। अब आगे हमारे पास आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द विल इज नॉट एग्जीक्यूटेड, कि भाई अगर आप विल नहीं बनाते तो क्या होगा। भाई एज अ हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर आपके जो भी हिंदू लॉज हमारे हैं उसके अंदर अगर हम बिना विल बनाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भले ही आदमी हो औरत हो, तो उस केस में इसको बोला जाता है इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट माने कि आप किसी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट यानी विल या किसी भी डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करके नहीं गए हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 क्लास 2, इसमें लिस्ट ऑफ एयर्स हैं तो वो डिवाइडेड हैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 में। तो आपके जो सेट डिवीजन है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपके एयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई विल बना के गए हैं तो खाली जो आप विल बना के गए हैं उसके हिसाब से ही होगी। इसमें ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है खाली उसके लिए ही आप विल बना सकते हैं। जो आपकी मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, आपका फैमिली बिजनेस है, उसमें अनडिवाइडेड शेयर है आपका, आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं उस प्रॉपर्टी की विल बना के गया। आप बस इतना कर सकते हैं कि भाई जो मेरा इसमें शेयर बनेगा वो मैं किसी और को दूं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये मैंने खुद के पैसों से नहीं खरीदी लेकिन मैं उसकी विल बना गया। जो मैंने शुरू में भी बात बोली थी कि विल आप सिर्फ उस चीज़ की बना सकते हैं जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगली चीज़ प्रोबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोबेट क्या होती है कि कैसे आपने विल बना दी, भले रजिस्टर कराया या नहीं कराया, अब अगर हमें उसको प्रूव करना है या फिर आपने मान लीजिए विल बनाई और मान लीजिए आपके 4 भाई बहन हैं, आप पिताजी विल बना के गए, 2 के नाम पे प्रॉपर्टी करके गए, 2 के नाम पे नहीं। अब उनके बीच में आगे डिस्प्यूट, जिनके नाम पे नहीं करके गए वो बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो विल गलत है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको प्रोबेट के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, केस लगाना पड़ता है। ये केस या तो एग्जीक्यूटर लगा सकता है और अगर एग्जीक्यूटर सामने नहीं आता तो बेनिफिशियरी भी लगा सकता है कोर्ट के आगे। प्रोबेट से क्या होता है कि कोर्ट जो विल बनी हुई है उसकी जेन्युइननेस देख के उसको अपने सर्टिफाई कर देता है और फिर उस विल की सत्यता कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एक बारी कोर्ट ने प्रोबेट कर दिया है उस विल पे तो वो विल ये माना जाएगा कि फुल एंड फाइनल लास्ट विल ऑफ द डिसीज्ड है और उसको कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं करेगा। फिर ऑल्दो अपील हो सकती है प्रोबेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई चैलेंज करता है इसको। फिर इसमें सेक्शन 264 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है, जो बताता है कि प्रोबेट पिटिशन लगेगी कहाँ। तो वो ये बोलता है कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोबेट पिटिशन लगेगी जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज सिचुएटेड है, जहाँ पे जो टेस्टेटर भाई जो विल बना रहा है उसकी प्रॉपर्टीज जहाँ पे सिचुएटेड है। भाई कोई ये भी हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, बट जहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे आप प्रोबेट पिटिशन लगा सकते हैं। अब जो आखिरी चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोबेट। जब आपको कोर्ट से प्रोबेट ग्रांट हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इसका सीधा सीधा ये इफेक्ट होता है कि प्रोबेट अलाउ होने से जो विल के ऊपर प्रोबेट अलाउ हुई है वो मान ली जाती है कि टेस्टेटर की लास्ट विल है और वो उसके थ्रू जो भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र हो रही हैं वो सब वैलिड मानी जाएंगी और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये इन रेम डिसीजन होता है कि अगेंस्ट ऑल दी वर्ल्ड, जो मांग रहा है जो बेनिफिशियरी है, इट इज़ हिम अगेंस्ट डिक्री इज इन फेवर ऑफ हिम अगेंस्ट ऑल दी वर्ल्ड, कि कोई भी कहीं पे भी इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये था हमारा विल के बारे में जो एक लेमैन को जाननी चाहिए, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल लीगल दोस्त पे।
जिसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।